नमस्कार, आप सभी का बुक चर्चा चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजी टेट की परीक्षा 1 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली है। हमने पूर्व वर्ष के पेपर जो 2024 में आयोजित हुआ था, हमने प्राइमरी के सारे प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं और साथ ही हम अपर प्राइमरी के जो प्रश्न पत्र है उनके सभी भागों को देख लिए हैं। आज हम उनके अंतिम भाग जो मैथ्स और साइंस से रिलेटेड है उस भाग को देखने जा रहे हैं। इसमें 91 क्वेश्चन से लेके 150 तक के क्वेश्चंस है। हम इस क्वेश्चन को पूरे देखेंगे। इसमें चूंकि गणित के भाग भी सम्मिलित है, इसीलिए हो सकता है यह वीडियो थोड़ा लंबा बने, मगर पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथ्स में ट्रिक है जिससे आप प्रश्नों को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा आने वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की प्रकृति जो देखा गया है उसी से संबंधित होते हैं, प्रश्न बस बदल जाते हैं। इसीलिए आप उसको बनाने के तरीके, उसके हल करने के तरीके सभी को आराम से देखिएगा और आप सभी को आने वाले परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 91 की तरफ। मिडिल संवर्ग के प्रश्न पत्रों की तरफ हम देख रहे हैं जिसमें 91 से लेके 150 तक के प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं से संबंधित जो प्रश्न है आपके आगामी परीक्षा जो 1 फरवरी 2026 से आयोजित होने वाली है उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। 91 प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा गया है, सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया है? सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया गया है? इसमें 4 का नाम है ब्रूनर, पियाजे, पाओलो फ्रेर और वास्कोस्की। आप सभी को ये अच्छे तरीके से पता होगा कि जो बैंकिंग मॉडल है वो शिक्षक ज्ञान जमा करता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। उन्हीं पर आधारित इसकी जो मॉडल को नाम दिया था हमारे पाओलो फ्रेर ने। तो इसका उत्तर जो होगा 91 का सी इसका सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 92। एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है? ए, बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करें। बी, क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करें। सी, खुलकर विचार विमर्श करें। डी, हल किए गए प्रश्नों का अभ्यास करें। इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सी है, खुलकर विचार विमर्श करें, ये सही अपेक्षित है। साथ ही आपके क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करें, ये भी सही है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं तो बी और सी सही है। तो बी और सी जो सही है, तो बी और सी का जो सही दिया गया है आपका ये बी में दिया गया है। इसमें क्या है, छात्र सक्रिय भाग लेते हैं और खुले रूप से चर्चा करते हैं। यही एक रचनावादी कक्षा से अपेक्षा किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न 93 की तरफ। 93। एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए? कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए? सीखना क्या है की समझ, बिल्कुल बच्चे को सीखना क्या है इसकी समझ होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, ये भी होनी चाहिए। आप जो देख रहे हैं उस मॉडल में बच्चों के सीखने के लिए दोनों सम्मिलित होना अनिवार्य है। तीसरा, एल्गोरिदमिक का उपयोग ये आवश्यक नहीं होती है। चौथा, विषय वस्तु की प्रकृति भी पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं ए, बी, डी ये सही है। तो कौन से ऑप्शन में ए, बी, डी दिया है? तो आपके डी के ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। सीखने की प्रवृत्ति और बच्चों की समझ महत्वपूर्ण है, इसी पर यह मॉडल का विकास हुआ है। अगले प्रश्न 94। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह तर्क है निगमिक तर्क। क्यों? क्योंकि हम इसमें सामान्य नियम से विशेष निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये निगमिक क्रिया कहलाती है। और जहां पर हम विशेष निष्कर्ष से सामान्य नियम की तरफ आते हैं वो आगमनिक तर्क कहलाता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा 94 का बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 95। यदि Q, W, N
और जेड क्रमशः परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक के समुच्चय को प्रदर्शित करते हो तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम क्या होगा। तो सीखना जो ये है उचित क्रम जो देखेंगे हम लोग संख्या पद्धति का क्या होता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है। तो प्राकृतिक संख्या को देखते हैं तो प्राकृतिक संख्या को यहाँ पे दिखाया गया है n से, तो हम इसको पहले ले सकते हैं n। उसके बाद में जो आता है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो दिया गया है इसमें उसको w से दर्शाया गया है, तो ये आपका w होगा अगला। उसके पश्चात में तीसरा जो होता है पूर्णांकों के समुच्चय, तो पूर्णांकों के समुच्चय को दिखाया गया है z से, तो ये हो जाएगा z। उसके बाद एक जो अंतिम बचता है वो है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को जो दिखाया गया है वो आपके q से है। तो NWZQ, NWZQ ये आपके दिया गया है A में, इसीलिए 95 का उत्तर होगा A। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 96। 96 में आप देख रहे होंगे प्रश्न दिया गया है 2 + 7x + 7x² + 2x क्यूब 1 + 2x। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके कौन से ऑप्शन सही है, चलो इसको बना के देख। 96 प्रश्न में आप देखेंगे कि जो दिया गया है 2 + 7x + 7x² + 2x क्यूब, ये जो संख्या दी गई है हमको, उस संख्या को भाग देने का भी दिया हुआ है। तो आप जैसे देखेंगे ये हमको पहला जो लिखा हुआ है ये डिवाइड करने के लिए दिया गया है, और किससे डिवाइड करना है, उसका डिवाइड करना है हमको 1 + 2x या फिर इसको 2x। 1 + 2x को हम चूंकि x है इसलिए 2x + 1 लिख सकते हैं। सबसे सरलतम विधि यही है कि 2x + 7x + 2 को डिवाइड 2x + 1 से करो। 2x से जैसे ही करोगे तो 2x³ + 7x² है, इसके कारण से 2x + 1 को अगर हम x² से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x³ + x आएगा, फिर उसका जो बचेगा 6x² + 7x + 2, फिर उनको जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6x² + 3x आएगा, फिर जो बचता है 4x + 2, इसको 2 से करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाएंगे 4x, इस तरह ये पूरा 0 हो जाता है। और आंसर आपका जो आता है ये आपका आंसर आ रहा है x² + 3x + 2, तो इसका आंसर यही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। हमने जब इसको हल किया तो जैसे आपने देखा इसके उत्तर है C, x² + 3x2 इसका आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न 97। यदि 9n + 3² = 1/27 तो m - n का मान है। अगर इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से डिवाइड अगर करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका आएगा, इसका आंसर आएगा 1। तो इसका सही उत्तर है A। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 98। 98 में पूछा गया है 2 to the power 2 + 4 to the power 2 + 6 to the power 20 का मान बताइए। ये आप जो संख्याएं देख रहे हैं इनकी मान बताने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि इसका मान क्या आता है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो जैसे देख रहे हैं सम संख्याओं के वर्ग के योग के लिए एक फार्मूला है 4 × n + 1 2n + 1/6। इसको याद रखिएगा, ये सम संख्याओं के लिए ही यूज होता है ये वाला जो फार्मूला है। और यहाँ पे n जो है 10 है, क्योंकि 2 4 6 ऐसे करके जब आप देखेंगे तो जो सम संख्या होती है वो 20 तक आने पे 10 होता है, तो इसीलिए n = 10 हुआ। इसकी जब वैल्यू रखेंगे, n की जब वैल्यू 10 रखेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने के बाद में ये आपका उत्तर आता है 1540। इसीलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका 1540 ही आएगा। और 1540
जो दिया गया है वो 98 के आपके डी में दिया हुआ है, तो इसीलिए उसका उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 99। यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और xy इक्वल टू 2, तब 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान है। इसकी मान के लिए देखते हैं फिर से हम इस 99 प्रश्न की तरफ। यहां पे देखिए हमने क्या किया है, आप जैसे प्रश्न में देख रहे होंगे, ये वैल्यू ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमको ये वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे जो दिया है 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ये जो फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें अगर करेंगे तो इसको 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब ये हम लिख सकते हैं। यहां पे जब लिखेंगे तो यहां आपको पता है कि यहां पर a 2x हो गया और b 3y हो गया। इसकी वैल्यू जब रख देंगे 2x y 2x स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप जैसे देख रहे हैं जब सॉल्व करना शुरू करेंगे सारे के वैल्यू करते हुए, तो हमको लास्ट में ये मिल रहा, यहां पर मिल रहा है, ये लास्ट आया। अब इनके बाद में दूसरा हम क्या करेंगे, जो 2x धन 3y दिया हुआ है उस 3y को अगर करेंगे इक्वल टू 8 स्क्वायर। ये स्क्वायर में क्यों कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि अभी आपने जैसे ऊपर देखा होगा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये पहले से वैल्यू दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, इसी को होल स्क्वायर कर लिया है, क्योंकि होल स्क्वायर करने से जो इसकी फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab धन बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आप देखते जाएंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में 4x स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 40 ये आता है। अब इसी वैल्यू को हम यहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9y, क्योंकि 4x और यहाँ पे 9y ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 40 है। तो जब इसकी वैल्यू 40 यहाँ पे रखते हैं, 8 40 माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 8 इंटू 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 224। इस तरीके से इसका आंसर है 224, जो 99 का जो दिया गया है वो ऑप्शन में सी में है ऑप्शन। तो देखते हैं 99 का सी में जो ऑप्शन है 224 ये आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 100। यहां पे देखिए 100 में श्रेणी क्रम दिया गया है और श्रेणी क्रम में ये पूछा जा रहा है कि प्रथम n पदों का योग है। आपको पता होगा कि श्रेणी पद के लिए एक Sn का जो श्रेणी पद के योग करते हैं n माइनस 1 प्लस 1 बाई टू द पावर n, ये इसकी फार्मूला होती है। इस फार्मूला पे करेंगे तो इसका उत्तर जो होगा ये आपका d जो दिख रहा है, ये d इसका आंसर होगा 2 द पावर माइनस n प्लस n माइनस 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 101। रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है, हमको सुरेश की वर्तमान आयु निकालनी है। तो चलिए देखते हैं इसके भी प्रश्न को हल करके। देखिए यहां पर हमको जो बोला गया है, हम आयु मान लेते हैं आयु x है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, 4 का अनुपात 5 है। जब 4 का अनुपात 5 है जब बोला गया है यहाँ पे, तो हम 4x डिवाइड बाई 5x 12 साल के बाद बोला गया है, तो हम दोनों में 12 जोड़ देंगे। किस अनुपात के बराबर होगा, वो 5:6 के बराबर होगा, तो 5/6 हो गया। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 12 हो जाता है। सुरेश की वर्तमान आयु, आपने देखा होगा सुरेश की वर्तमान आयु जो पूछ रहा है ये था 4 का अनुपात 5 है, तो इसका मतलब सुरेश का जो है 5 से है, तो सुरेश की वर्तमान आयु 5x होगा। 5x मतलब 5 और x की वैल्यू 12 है, तो ये टोटल हो जाएगी इसका आंसर 60 ईयर। तो इस तरीके से हमने देखा 60 इसका आंसर होगा। ये जो दिया गया है 101 में, 101 प्रश्न को अगर देखेंगे तो 101 में
जो 60 दिया हुआ वो डी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका उत्तर जो है वो डी ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 102। यदि दो संख्याएं एक संख्या की क्रमशः 20% एवं 50% है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना होगा? चलिए इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। 102 हमने इसको भी हल करके रखो, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। 102, अगर पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 50 है, तो अनुपात क्या होगा? 2:5 होगा। इसकी प्रतिशत निकालेंगे 2/5 × 100 तो 40 होगा। तो इसका उत्तर होगा 40। तो 102 का आंसर जो होगा वो होगा 40%। 102 का 40%। तो 102 का 40% ही इसका आंसर है। तो ये आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 103। 103, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? 103 प्रश्न को देखते हैं, 100 पृष्ठ का हल को। चाल का फार्मूला आपको पता होगा। चाल का दूरी बटे समय होता है। तो समय चूंकि इसमें निकालना है तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। आपको पता है कि कुल दूरी कितनी है? ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे तभी वो सुरंग से बाहर आ जाएगा। तो 600 + 300 ये 900 हो गया। उसकी गति क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर देख रहे होंगे ये किलोमीटर में है और यहां पर हमारे को जो मान दिया गया है वो मीटर में है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को जब बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। और कभी भी जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में करना होगा तो 5/18 से आप गुना कर लेना। ये शॉर्टकट मेथड है। दूसरा, अगर कोई मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है उसको अगर किलोमीटर चेंज करना है तो 18/5 कर लेना, उससे गुना कर लेना, तो उसका आंसर आता है। ये शॉर्टकट की है। तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब समय के लिए हम जो है उसकी दूरी जो हमने निकाला 900 को रखा, फिर उसके बाद में जो चाल है 20 उसको रखा, तो भाग करेंगे तो ये 45 सेकंड आएगा। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 103 का 45 सेकंड। और 45 सेकंड जो दिया गया है वो किस में दिया है? 45 सेकंड देखिए 103 में 45 सेकंड जो दिया गया है हमको ए में दिया है। तो 103 का उत्तर हो जाएगा ए 45 सेकंड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि x अनुपात y समानुपात y अनुपात z, तब x z की वैल्यू क्या होगी? आपको एक चीज इसमें बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा, x y z ये जो है कंटिन्यूअस रेशियो है, निरंतर अनुपात है। अगर ऐसा होगा तो अंतिम अनुपात हमेशा पहले अनुपात के वर्ग जो होता है वो या तो x² y² समानुपात या फिर y² अनुपात z², यही होगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यहां पे ये कह रहा हूं मैं, x y z निरंतर अनुपात में हो तो अंतिम अनुपात हमेशा पहले अनुपात के वर्ग या दूसरे अनुपात के वर्ग में होता है। देखिए यहां पर y बीच में है तो मध्य अनुपात हुआ, ये z अंतिम अनुपात हुआ। तो अगर अंतिम अनुपात का जब निकालेंगे तो ये हमेशा x² z² होगा, x² अनुपात y² होगा या फिर y² z² होगा। ये हमेशा मान होता है। तो यहां पर अगर देखते हैं तो आपको y² अनुपात z² तो है नहीं है, तो यहां पे x² z y² दिया हुआ, तो ये इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तब लाभ % होगा। देखिए यहां पे लाभ पूछा जा रहा है। इनके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि हमेशा याद रखिएगा कि आप जो है, अगर ऐसा बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान हैं, और पहले में अगर ज्यादा पुस्तक की बात करें, चूंकि क्रय समान तभी हो सकता है विक्रय मूल्य जब
पुस्तक ज्यादा पुस्तकों को जो मूल्य में लिया गया है तो कम पुस्तकों को उसी मूल्य में बेचेंगे तभी होगा। तो क्रय मूल्य जो होगा डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य -1 × 100 ये करिएगा। तो इसके अनुसार अगर करेंगे तो चूंकि दोनों समान है इसलिए पुस्तक को हम मूल्य में कैसे कर रहे हैं अगर सोचते हैं तो इसके लिए यह सीधा कि 60 पुस्तक मतलब 60 रुपए, 40 पुस्तक को ले रहे हैं तो उसके बराबर में वो आ रहा है, क्योंकि 60 पुस्तक का एक पुस्तक का मूल्य 1 रुपए है तो 60 पुस्तक का 60 रुपए होगा, तो 40 पुस्तक जो बेच रहे हैं उसका भी मूल्य 60 ही रुपए होगा, तभी दोनों बराबर होगा। तो ये 60 हुआ, विक्रय 40 -1 करते हैं तो होल द पावर × 100 तो ये आता है 50। इसीलिए इसका उत्तर जो होगा आपका जो इसका उत्तर है बी 50% होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 106 की तरफ। 106 देख रहे हैं, उसमें पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर होगा, कौन सा इसमें आंसर होगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको भी हल करके देखते हैं। 106 को हल करके देखते हैं। चलिए 106 हल करते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल है, आप जैसे देख रहे हैं वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल जो पूछा गया है वो a² जो है 144 है। 144 है तो इसका जो a भुजा होगा वो 12 आ जाएगा, और वर्ण का विकर्ण जो है वृत्त के व्यास या विकर्ण जो होता है वो उसका फार्मूला क्या है a√2। तो इसके हिसाब से जो 12 आया है तो ये क्या आ जाएगा 12√, ये आएगा। अब इसका r निकालेंगे तो क्या होगा 12/2 ये होगा। तो इसका आंसर क्या है, ये क्या हुआ 6/2। अब पाई इसका हमको निकालना क्या है, πr² निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। तो πr² जब निकालोगे तो आपको ऑलरेडी वो दिया हुआ है, तो ये आपका 72x आता है। ये आपका जो आएगा 72, ये पाई आएगा। कैसे 72 पाई आया, आपका 72 पाई इसलिए आया क्योंकि आप जो 6 का गुना कर रहे हैं उससे उसका 72 π² आ रहा है। हमने पहले क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल देखा, a² 144 आया, उसका a जो निकाले वो आपका 12 आया, उसका वर्ण का विकर्ण जो है वृत्त के व्यास जो है उसके बराबर तो 12√2 आया। इसको अगर हम r निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, तो ये रेडियस निकालेंगे तो आपका जो रेडियस आएगा वो रेडियस होगा 6√2। अब जब ये πr² करेंगे तो आपके r की वैल्यू क्या है, ये है r की वैल्यू, इसका स्क्वायर, और ये यहां पे आएगा, इसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब करेंगे 6π² तो ये कितना आता है 72, और पाई का पाई आएगा, इसलिए इसका उत्तर 72 पाई आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं 72 पाई ऑप्शंस में है कि नहीं है। 72 पाई 106 72 पाई दिया हुआ है, ये आपका बी में, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 107। एक समचतुर्भुज की परिमाप 160 सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो चलिए इसको भी हल करके देख लेते हैं 107 को।
107 107। आप देख रहे होंगे सम चतुर्भुज का परिमाप इसमें दिया गया है 160 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई इसमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा जो होता है परिमाप बटे 4, परिमाप कितना दिया है 160, क्योंकि सम चतुर्भुज है 4, तो ये एक भुजा निकलेगा 40 सेंटीमीटर। मानते हैं कि दूसरा उसका जो विकर्ण है वो विकर्ण आपका डी मानते हैं। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर आधे 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 हो जाते हैं। तो आधा विकर्ण का पहला क्या होगा? 60/2, क्योंकि ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 60 दिया है ना, तो आधा होता है, तो ये 30 हो गया। तो जब 30 हुआ तो दूसरा क्या हुआ? हमने पहला तो जो निकाला, दूसरा d/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण जो निकाल रहे हैं, मानते हैं कि दूसरा d, तो ये d/2 हुआ, आधा विकर्ण करेंगे तो जब आधा विकर्ण d/2 हुआ तो समकोण त्रिभुज जो होता है उसके लिए फार्मूला क्या है समकोण त्रिभुज का? जो है यहाँ पे देखिए a³ जब इन दोनों का जब करते हैं आधार लंब बराबर उसके विकर्ण के बराबर होते हैं। तो आधार को लिया, उसके लंब को लिया और ये करके विकर्ण तीनों को अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है आगे जब चलते हैं तो 900 + d² 4/1600, इसको करेंगे स्क्वायर का तो d4 इस तरीके से d का जो आता है ये आपका 20√7 आता है। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालना होगा, क्यों? क्योंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है किसका? समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल का निकालेंगे तो 1/2 d1 × d, दोनों उसके विकर्ण को लेते हैं, पहला और दूसरा जो है। हमने पहला विकर्ण जो लिया था और जो दूसरा विकर्ण लिया था, इन दोनों विकर्णों को जब हम लेते हैं इसमें पहला और दूसरा विकर्ण को, तब विकर्ण का जब लेंगे तो इनको जब गुना करेंगे, इनको जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये 600√7 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, हमने दोनों विकर्ण को 20√2 और पहला जो दिया गया है 60 और 1/2 करके किए तो 600√7 इसका उत्तर होगा। अब चलिए देखते हैं 107 में ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। 107 में देखेंगे हमारा जो आंसर था, हमने लिखा था 600√7 ये हमने दिया हुआ है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसका जो आंसर 107 में हमने अभी जो किया है 107, ये देखिए 107 में ये हमने आंसर दिया हुआ है। तो 107 का चूंकि इसमें हमको ये देखिए 600√7 ये आंसर है, यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए बाद में दावापत्ति के बाद व्यापम ने इस प्रश्न को जो है निरस्त कर दिया था, मगर उसका उत्तर जो हमने आपको बताया वही आएगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 108, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 5, 12 एवं 13 सेंटीमीटर है। विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? चलिए इसका भी हम 108 में हल करके देखते हैं। 108 त्रिभुज की जो पहचान होती है वो कैसे पता चलती है? यहाँ पर देख रहे हैं कि 5, 12 और 13 दिया हुआ है, तो 5² + 12² को करेंगे तो 25, 140, 169 आता है। तो ये देखिए ये 13 का वर्ग में आ रहा है, 5, 12, 13 दिया हुआ है, इसका मतलब किस में आता है? ये पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू जो है समकोण त्रिभुज में होता है। तो इससे ये साबित होता है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो अब हम क्या करेंगे? समकोण का क्षेत्रफल, उनका एक क्षेत्रफल निकालने का ये भी तरीका है 1/2 गुना आधार लंब करके। तो उससे जब निकाल रहे हैं तो इसका 30 आया, एक आधार लंब का आता है और एक जो है समकोण त्रिभुज का दूसरा जो
2 × 5 इंटू एक भुजा गुना दूसरा भुजा, ठीक है, दोनों भुजा का 1/2 से करते हैं तो उससे निकलता है, दूसरा उसका 1/2 आधार इंटू लंब से भी निकलता है। तो क्षेत्रफल हमने यहाँ 30 निकाला है। अब इस पे वैल्यू करते हैं आधार का 30 इंटू लंब का। अब हमको लंब पता नहीं है h को, तो वो करते हैं तो 60 13h, तो h का करेंगे 16/13 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आएगा। तो 108 का जो अंतर होगा 60/13। तो 108 को देखते हैं, 108 में पहले ही में दिया गया है ये 60/13, तो इसका उत्तर होगा A। अब चलते हैं 109 की तरफ। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? इसके लिए आपको पता होगा कि एक सीधा ये रहता है कि हम अनुपात में दिया गया है तो 2x + 3x + 4x, अगर करते हैं सभी को जोड़ते हैं तो ये कितने कोण होते हैं? त्रिभुज में 180 अंश कोण होते हैं। तो 3 2 5 4 9 9x = 180। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। तो एक जो x की वैल्यू आ रही 20, तो सबसे बड़े कोण का पूछ रहा है, तो यहाँ सबसे बड़ा कौन सा है? 4 है। तो 20 × 4 अगर करते हैं तो ये आता है 80। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा 80 आएगा। तो आंसर होगा B 80। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 110। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तब फर्श का क्षेत्रफल निकालें। चलिए अच्छा प्रश्न है, 110 नंबर को हल करके देखते हैं। 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल बताया गया है, जो होता है चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल करेंगे तो ये होता है 2HL + B। तो यहाँ h की वैल्यू दी गई है, l का क्या दिया गया है? इसमें बोला गया है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है। तो चौड़ाई की 2 गुना है मतलब l किसके बराबर होगा? चौड़ाई इनको 2b हो जाएगा। इस फार्मूले पे रखते हैं इनको, तो हम करेंगे तो l + b 27 आ रहा है। लंबाई और चौड़ाई का संबंध क्या है? l = 2b है। तो इसकी वैल्यू भी रखेंगे तो क्या निकल रहा है? अपने को l निकल जा रहा है। l कितना निकला? 18 मीटर। b कितना है? 9 मीटर। अब क्या निकालना है? हमको फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्श का क्षेत्रफल l × b होगा। तो 18 × 9 को गुना करेंगे तो ये 162 मीटर होता है। तो इसीलिए उसका उत्तर होगा 162 मीटर। चलते हैं 1110 का आंसर में दिया है कि नहीं है। 162 ये सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा सी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 1111 111 प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है, तब उसका आयतन होगा। यहाँ पर आयतन निकालने के लिए बोला जा रहा है। 111 का आयतन निकालते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है। अब 6a² दिया हुआ है 1176, तो a² निकालेंगे तो a² निकलेगा 196। a² 196 निकल रहा है, तो a हो जाएगा 14 मीटर। वॉल्यूम का होता है a³, तो a³ को 14 a³ करते हैं, तो a³ अगर करेंगे यहाँ पर ये 14³ ये हो जाएगा 14³ तो 14³ जब निकालेंगे तो ये होगा 2744 घन सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 2744। तो चलिए 2744 देखते हैं ऑप्शंस में दिया है कि नहीं दिया है। 111 ये दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ। एक आयत के कर्ण उसकी एक भुजा से 2 गुना है। आयत की भुजाओं का अनुपात है।
प्रश्न को हमेशा मैथ्स के प्रश्नों को आप आराम से पढ़िएगा कि पूछना क्या चाह रहा है, हम उसी के हिसाब से उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर एक सामान्य सी बात होती है कि अगर कर्ण जो है भुजा का 2 गुना है तो भुजाओं का अनुपात हमेशा 1/√3 ही होता है। याद रखिएगा, आयत का जो कर्ण है भुजा का 2 गुना है तो 1/√3 ही होगा, इसीलिए इसका आंसर जो है सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 113 ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, CD 15, DA तथा BD चतुर्भुज क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसमें फार्मूले पे रखेंगे और इसको करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका 74.98 आएगा। इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए जो आपका बनाने का आंसर जो करना चाहें वो कोई ये नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अगर एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये ऐसा अगर एक चतुर्भुज बना रहे हैं, यहाँ पर A, B, C और D ऐसा अगर करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि AB ये 6 सेंटीमीटर हो गया, BC 12 सेंटीमीटर हो गया, CD 15 सेंटीमीटर हो गया और DA जो है 7 सेंटीमीटर है और BD 9 सेंटीमीटर है। तो ये कर्ण की बात कर रहे हैं 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर का है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो आपको पहले जो क्षेत्रफल है, आपको जो क्षेत्रफल है ABD का निकालना पड़ेगा त्रिभुज का, फिर आपको BCD इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हेरोन्स का फार्मूला है वो फार्मूला आपको करना पड़ेगा। आपको पता होगा हेरोन्स का जो फार्मूला होता है, आपका हेरोन्स का फार्मूला जो है ये आपने क्षेत्रफल का S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ये होता है। तो यहाँ जो पहले वाले में अगर रखेंगे जो वैल्यू को रखते जाएंगे तो वैल्यू को रखेंगे तो अब हेरोन्स के ऊपर S कैसे निकलता है, उनकी तीनों भुजाओं को जोड़ना रहता है। यहाँ पर जैसे ABD का अगर करते हैं तो 6, 7, 9 को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग देंगे तो कितना है, 6, 7, 9 को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे तो 11 आता है। तो अब S का वैल्यू 11 हो गया तो 11 माइनस A 6 ऐसे करके इसका निकलेगा। तो अगर ABD का इसी तरीके से फार्मूला आप ABD का वो निकालेंगे, क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, फिर आपको BCD का भी निकालना पड़ेगा। तो इसकी अगर फार्मूला निकालते हैं तो ये क्षेत्रफल आपको मिलेगा 20.98। वैसे BCD का अगर निकालेंगे तो इसका मिलेगा 54। तो आंसर कितना आएगा 74.98 इसका जो आंसर है। तो 74 D में है तो इसका आंसर जो है वो D होगा। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, गणित में मान के चलिएगा कि जो प्रश्न पत्र आप हल कर रहे हैं, अगर आपको लगता है किसी प्रश्न को पढ़ने में कि इस प्रश्न को हल करने में समय लगेगा, आपके पास 150 प्रश्न है, 150 मिनट है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उन प्रश्नों को छोड़िएगा, उन प्रश्नों को अंतिम में जब आपके पास समय बचेगा तब हल कीजिएगा। बड़े प्रश्न को हल करने के कारण आप अन्य जो प्रश्न सरल रहते हैं उनको हल करने से चूकिएगा नहीं तो आपका समय जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे। इसीलिए जहां लगता है कि ये प्रश्न तुरंत सॉल्व नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको रखिएगा। क्योंकि हम जब प्रश्न हल करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न 1 मिनट में हम 5 प्रश्न हल कर लेते हैं जो सरलतम रहते हैं। तो उन 5 प्रश्नों को हल करने के बाद में जो हमारे पास में समय बच जा रहते हैं, तो उन प्रश्नों का उपयोग हम ऐसे कठिन प्रश्नों को या थोड़ी लंबी प्रश्न अगर आपको लगते हैं उसका हल कर सकते हैं। और आपको तो जो इसमें लाने हैं नंबर वो तो 60% ही है, 90 नंबर ही लाने हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा कठिनाई वाली नहीं है कि आप नहीं ला पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करिएगा, मगर ऐसे प्रश्न के लिए ना हल करते ना बैठिएगा कि आपको पता चला कि एक ही प्रश्न में 15 मिनट लग गया तो बाकी प्रश्नों को कैसे करेंगे, क्योंकि उस प्रश्न में भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आप एक प्रश्न में अगर 15 करेंगे तो आप 15 क्वेश्चन के नंबर से चूक जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के
आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर था तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तब लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 114 को हम हल करके देख लेते हैं। इसमें जो व्यास दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या निकलेगी, जो है व्यास बटे 2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर निकलेगा। ऊंचाई इसकी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन, शंकु, ये सारे आपको एक बार देखना चाहिए, याद करना चाहिए, बहुत सरल होते हैं। ये होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। 2 पाई आर की वैल्यू हमने निकाला 7, एच की वैल्यू 12, इनको वैल्यू को रखेंगे तो ये आता है 266 पाई। अब 265 आंसर हमारा ये आंसर है। जैसे ही आंसर आएगा आप देखिएगा कि क्या पाई के रूप में वैल्यू दिया है 114 में, आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए पाई को आपको 20/7 से उसको एक करके करेंगे तो आपको 836 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं ये आंसर है कि नहीं, क्योंकि आप जब प्रश्न हल करते हैं तो एक पायदान करने के बाद आपको लगता है कि आंसर ये है तो आंसर वही है, तो रुकना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि अरे पाई में नहीं दिया है, तो उसको एक और सरलतम रूप में आपको नीचे करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा 836 वर्ग सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप √2 + 1 है, तब उसके विकर्ण की लंबाई होगी। याद रखिएगा यदि परिमाप √2 + 1 है तो हमेशा कर्ण जो है वो एक ही होगा। चलिए अगले प्रश्न 116, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। माध्य निकालने के लिए प्रथम ये का पूछ रहा है, तो माध्य निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि माध्य हमेशा हम जो है निकालते हैं प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 से निकालते हैं। तो प्रथम प्राकृत संख्या कौन सा होता है 1, अंतिम प्राकृत संख्या 50 तक बोल रहा है तो 50 ये होगा, डिवाइडेड बाई 2, तो करेंगे तो 51/2, तो 51/2 का कितना होगा 25.5, तो 25.5 इसका उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा 25.5 डी। तो ऐसे भी आपको 1 मिनट वाले भी प्रश्न मिलेंगे तो इसको आप तुरंत कर सकते हैं, और ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों को हमेशा याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 117, निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य है। समांतर माध्य के लिए आपको मालूम होगा कि एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है माध्य का, f(f) ये है। तो EF कहां से निकलेगा, इसको जोड़िए, इस लाइन को जोड़िए, 2 + 12 पर 13 + 15 + 8, इसको जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल होता है 50। अब ये 50 ये निकल, EFX कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, मध्य मान जो निकालता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, 0 और 20, 0 लोअर है 20 अपर है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 20, और 20 के बाद में उसकी फ्रीक्वेंसी जो है विद्यार्थी की संख्या कितनी है 2 है, तो 20 × 20 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 40 आ गया, सॉरी ये 20 + डिवाइड 10 होगा, 10 × 20, तो ये आपका होगा, ये वाला जो आपका होगा 20 होगा, ठीक है, ये 20 होगा, 20 40, तो इसका मध्य 30 होगा, 30 × 12 करेंगे तो कितना होगा, ये 360 होगा, ऐसी 13 का निकालेंगे तो कितना होगा 650 होगा, ठीक है। फिर इसका 1050 होगा, इसका 1050, इसका 720 होगा। अब इन सभी को जब जोड़ोगे, जोड़ने के बाद में कितना हो रहा है 20 360 650 105 720, हाँ ये होगा 2800 डिवाइडेड बाई 50, तो इसको करेंगे तो आएगा 56, तो इसका आंसर आएगा 56, और 56 दिया है बी में, तो इसका आंसर होगा बी।
ये समानांतर माध्य के भी प्रश्न आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल हल कीजिएगा, इसमें नंबर मिलेंगे ही आपको, और इसमें गलत होने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 118, निम्न पाई चित्र में यदि कुल अंक 720 है तो गणित में प्राप्त अंक कितने होंगे? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पूरे को परसेंट को जोड़ने पड़ेंगे। पूरे के पूरे परसेंट कितने होते हैं कि आप जैसे जोड़ते हैं 96, 68, 112, इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना होता है? इन सारे को जोड़ने के बाद में आपको मिलेगा 112 जोड़ने पे कितना होता है। जब तक इसको नहीं जोड़ेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। आप 96, 112 प्लस 68 और दिया हुआ है 84, ये अगर करते हैं 2, ये 360 आ रहा है, क्योंकि इसको जो डिवाइड कर रहे हैं तो 360 के रूप में आ रहा है। आप अगर इनको जोड़ते हैं, क्या है गणित का दिया है 96 दिया है, 84, 6, 10, 12, 22, 360 है ना। तो 360 का इसका जब करेंगे मल्टीप्लाई, इसका कितना आ रहा है? अगर अब 360 का आ रहा है तो इसका आएगा 1 डिग्री का आ रहा है, 1 डिग्री का आ रहा है 2। तो 2 का तो हमको ये पूछ किससे रहा है? गणित में प्राप्त अंक। तो गणित में 96% अंश है, तो 96 अंश का अगर करेंगे तो 2 से, तो 2 का 1 डिग्री इक्वल टू 2 हो रहा है, तो उसको करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 192। ये 192 आएगा। क्यों 192 आ रहा है? क्योंकि आपको कुल अंक जो 192 कैसे आ रहा है, इनको हमने अभी जोड़ा तो 360 आया था, और आपने देखा होगा कि यहाँ कुल अंक दिया है 720, तो ये हमने इसको 360 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया था? 1 डिग्री का 2 आया था। तो 2 और ये 96 से कहा, तो 96 डिग्री को 2 तो करेंगे तो आपको 192, तो आंसर होगा 192। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न स्तंभ चित्र में किस देश की जनसंख्या जर्मनी से 25% अधिक है? ऐसे को तो कॉमन सेंस के रूप में आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पूछ किस देश जनसंख्या जर्मनी से 25% है, जर्मनी ये है, जर्मनी का 25% है, जर्मनी का कितना है? 16 है, तो 16 का 25% क्या होता है? 4, तो 16 4 20 होगा, तो जिसका 20 होगा वही इसका उत्तर होगा। तो 20 इसमें दिया गया है इसका इंग्लैंड का, तो इसका उत्तर होगा डी, इंग्लैंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न पाई चित्र में वर्ग 25, 34 उम्र परिस्थिति की व्यक्तिगत आय का अनुपात है। यह व्यक्तिगत आय का अनुपात बोल रहा है, तो किसका बोल रहा है? 25, 34। 25, 34 का आप जो देख रहे होंगे 25, 34 का कितना दिया है? 24% दिया है। दूसरा 35, 44, 35, 44 का 20% दिया हुआ, ये 20%। तो इनका अनुपात के लिए बोल रहा है, तो आप जो 24 और 20 का देखेंगे अनुपात में, तो अनुपात क्या निकलेगा? ये आपका अनुपात जो है 6/5 मतलब 6:5 आएगा। तो 6:5 कहाँ है? ए में दिया हुआ, तो इसका उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 121। अब ये 121 में आपके साइंस के शुरू हो जाते हैं। तो आपने जो 30 क्वेश्चन देखे मैथ्स के, उसको आराम से कीजिएगा, उसमें भी नंबर लाइएगा। अगर आप द्वितीय पाली में परीक्षा दिला रहे हैं टीईटी का, और अगर आपने मैथ्स और इंग्लिश में थोड़े से नंबर और अच्छे से गेन करते हैं, तो आपका 101% है कि आप टीईटी निकाल ही लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण से होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, और विटामिन ई की कमी से तंत्रिका और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। तो उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न,
प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है, ये होता है 70S, तो इसका होगा बी। सही विकल्प चुनिए। कथन कुछ कोशिकाएं जो अवस्था में प्रवेश करती जिसके कारण कोशिका चक्र निष्क्रिय हो जाता है। कारण दे रहा है जीव अवस्था मीटोजेन एवं ऊर्जा समृद्ध यौगिक की अनुपस्थिति के कारण होती है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं दोनों सत्य है, और जो है आर जो है अभी कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका उत्तर होगा ए, 123 का ए। 124 कोशिका को प्रथम बार खोजा था, इसको खोजा था कोशिका को रॉबर्ट हुक ने। 125 में हमको कॉलम दिए गए हैं, उस कॉलम को जोड़ना है हमको। देखिए कैसे जोड़ेंगे। सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता जो होता है कौन है, जो सकल प्राथमिक उत्पादकता जो है सौर ऊर्जा का सकल कार्बनिक तत्व उत्पादन करते हैं। तो सौर ऊर्जा जो रहते हैं उससे, जैसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपनी भोजन बनाते हैं, तो वो सकल प्राथमिक उत्पादकता है। तो सौर ऊर्जा से सकल कार्बनिक तत्व का उत्पादन करते हैं। द्वितीयक उत्पादक क्या होते हैं, ये उपभोक्ताओं द्वारा कार्बनिक तत्व के निर्माण की जो दर होती है वे द्वितीयक उससे जो करते हैं तो द्वितीयक में आते हैं। अब तीसरा उत्पादक, उत्पादक कौन सा है, उत्पादक वर्ग जो है हरे पौधे होते हैं। अब इसमें जो एक बचा हुआ है कौन सा, आहार जाल। आहार जाल जो होता है खाद्य श्रृंखलाओं का अंतर संबंध को ही आहार जाल बोलते हैं। तो हमने जो अभी जो चारों करके देखे थे वो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी में दिख रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा सी। 126 देते हैं, निम्न में से किस जगत में परिभाषित सीमाएं नहीं होती, ये होते हैं प्रोटिस्टा में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 126 का बी। 127 में चलते हैं। सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होती, क्योंकि मार्बल टाइल्स ये आपको हमेशा पता होगा, आपके घर में भी लगा होगा, लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक है, इसीलिए उत्तर होगा 127A। 128 पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, एक आंतरिक ऊर्जा, बिल्कुल है। दूसरा दूरस्थ एवं पृथक जगहों पर अत्यंत उपयोगी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां बिजली नहीं पहुंच पाती। मौसम पर निर्भर नहीं है, जी नहीं, मौसम पर निर्भर करती है, मौसम के कारण से ही पवन ऊर्जा की पवन चक्की चलती है। स्वच्छ ऊर्जा है, बिल्कुल ये स्वच्छ ऊर्जा है, तो इसलिए पहला दूसरा और चौथा जो है वही सही है। पहला दूसरा चौथा जो किया गया ऑप्शन बी में है, तो उत्तर होगा ऑप्शन बी। 129 प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है, सबसे सरल प्रकार की सरल रेखी, तल में गति, आकाश में गति, तो सरल रेखी जो होती है वो सरल रेखी गति ही होती है। 130 गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है, इसको बोलते हैं हमेशा चालन, तो उत्तर होगा 130A। अगला प्रश्न, कथन ए ऊष्मा सदैव बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, कारण विभिन्न प्रणालियां जिनके द्वारा ऊष्मा का प्रवाह होता है वे चालन संवहन में विकिरण होता है। ये तो सही लग रहा है कारण, मगर कथन जो है वो गलत है। जो बोल रहा है कि बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर होती है, छोटी से बड़ी, बड़ी से वो उस पर निर्भर करती कि टेम्परेचर ये दूसरी चीजें क्या है, तो इसीलिए इसका क्या है, कथन ए गलत है और कारण सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 132, चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है। ये आप भी कई बार गिरे होंगे, इसका कारण है वेग में परिवर्तन के कारण जड़त्व। स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय क्षण स्थिर अवस्था में रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि वो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा के कारण से होता है, अवस्था के कारण। 134 कथन ए वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी है, ये सही है। इसे वस्तु से लेंस के प्रकाशिक केंद्र तक मापा जाता है, ये दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो उत्तर ए होगा। 135 प्रश्न, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का मिलान कीजिए। अवतल और उत्तल दर्पण के द्वारा और लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में उत्तल दर्पण,
अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनका कहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, किस स्थिति में बनता है, इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। इन कॉम्बिनेशन में से 101% प्रश्न पूछा जाता ही है। चलिए मिलाते हैं इसको। सी से परे, सी से परे जो होता है वो आपका फोकस और केंद्र के बीच में बनता है। सी पर जो है वो जो है सी पर ही होता है प्रतिबिंब जो है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए बात करें। सी और एफ के बीच में ये सी से आगे होता है और एफ फोकस पर, ये फोकस पर अगर होगा तो अनंत पर। तो ये कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है वो हमारे ए में मिल रहा है, तो उत्तर होगा ए। 136, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है छोटा। प्रति इकाई समय में संपीड़न या विरलन की संख्या बताती है आवृत्ति। खाली स्थान वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है, उसका कारण होता है उच्च ऊर्जा। कभी इसमें आवृत्ति न लिखिएगा, उच्च ऊर्जा ही इसका कारण होता है। अगला प्रश्न 139, यदि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है तो प्रतिरोधक के दो टर्मिनलों के संभावित अंतर की गणना करें। इसकी अंतर की गणना करेंगे तो इसका उत्तर आएगा हमेशा 20 वोल्ट। अगला प्रश्न, दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान कीजिए। किसको क्या बोलते हैं, ये आप जानते होंगे कि ये जो है ये ट्रांजिस्टर का ये दिखाते हैं। ये आपका जो है ये प्रतिरोध का है, ये आपका संधारित्र का है, और डायोड जो है वो ऐसे दिखता है। तो हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया वो कॉम्बिनेशन आपके सी में दिख रहे हैं, तो उत्तर होगा सी। 141, कौन सा संयोजन एक सर्किट दिखाता है जहां प्रत्येक बल्ब से बहने वाला धारा बिंदु x पर बहने वाले धारा के समान होगा। तो आप यहां देखेंगे तो एक ही सर्किट में आपको जो दिख रहा है एक ही साथ में, तो आपको एक सर्किट में सिर्फ दिख रहा होगा। यहां देखिए, यहां भी अलग सर्किट है, यहां भी अलग सर्किट है, यहां अलग सर्किट। एक सर्किट जो ऐसे साथ में दे रहा है यही दे रहा है, यहां पे देख रहे होंगे। तो इसका उत्तर होगा केवल डी, तो उत्तर ये सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। 100 वोल्ट विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करती है। 100 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 100 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, आपने इसका देखा होगा, एनर्जी का जो है E इक्वल टू पी इंटू टी हम जो लेते हैं, तो एनर्जी जो है पी इंटू पावर कितना यहाँ पे दे रहा है, 100 वोल्ट दे रहा है। ठीक है, कितना बोल रहा है, 1 मिनट। चूंकि हम वोल्ट को अभी बताए थे 100 जूल प्रति सेकंड होता है, तो टाइम को हम 60 में लेंगे। तो इनको अगर करते हैं तो कितना आया, 6000 जूल। कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करेगी, 6000 जूल। ऑप्शंस में 600 जूल दिया है, 6000 जूल तो दिया नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न को भी डिलीट करना पड़ा। ठीक है, मगर उसका उत्तर जो आता अगर फिर पूछा जाएगा तो 6000 जूल ही आएगा। अगला प्रश्न 143, कथन, लेजर लाइटें अत्यधिक दिशात्मक होती है। कथन 2, लेजर का उपयोग दांतों को सफेद करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है। ये दोनों लाइन जो है सत्य है, मगर लेजर दिशात्मक होती है, तो दिशात्मक होने के कारण उसका लेजर का उपयोग दांतों को सफेद करने के लिए किया जाता है, दोनों मिलता नहीं है, इसीलिए दोनों कथन सत्य है, 1-2 का सही कारण नहीं है। 144, आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य आर है तो अनुपात R+R। ये अगर करेंगे, प्रतिरोध का नियम जो होता है, तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होती है ना। तो टुकड़े का क्या होगा, R1 का लेंगे तो R/5 होगा। तो और जब हम इसको ये R/R1 इंटू R/R/5
25 करेंगे तो ये आता टोटल है आपका 25। तो इसका उत्तर जो होगा 25 होगा, तो डी 25। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 145। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इमली जो होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। चूना जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल होता है और कपड़े धोने में सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ये जो हमने अभी ऑप्शन मिलाए हैं वो ऑप्शन आपके बी में मिल रहे हैं। तो उत्तर होगा 145 का बी। 146 नींबू के रस में होंगे। नींबू के रस में क्या होंगे? H+ आयन अधिक, OH आयन कम, OH आयन अधिक। ये आपका पहला वाला आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 147। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 39 के प्रश्न के लिए सत्य है? तो सबसे पहले तो इसमें सत्य क्या है वही बता देता हूं। सत्य इसमें परमाणु में 19 प्रोटॉन है। इसके लिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये तीनों बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर अगर दिया है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही होंगे। दूसरा, न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो मास नंबर, एटॉमिक जो होता है वो और न्यूट्रॉन ये बराबर होते हैं। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसीलिए यहां पर जो देख रहे हैं जो 39, यहां पे जो 39 दिया गया ये क्या दिखाता है? ये द्रव्यमान संख्या को दिखा रहा है। परमाणु क्रमांक 19 को दिखा रहा है। हमने बोला ना परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो प्रोटॉन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा अगर पूछ देता तो इलेक्ट्रॉन भी 19 होगा, उदासीन हो, इलेक्ट्रॉन भी जो है 19 होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन के लिए अगर हम 39 में 19 माइनस कर दें तो 20 होता है, तो इसमें जो न्यूट्रॉन होगा वो 20 होगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा। 148 दंत क्षय का कारण लार का pH 5.5 से कम हो जाना है तभी क्षय होता है। 149 2 BPO को इस प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है, सीसा का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन किया जा रहा है। आप अगर इसको देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा सीसा का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण भी नहीं हो रहा है, यह कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है। लेड ऑक्साइड का अपचयन क्रिया हो रहा है, ये भी ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ठीक है, थर्ड और फोर्थ ठीक है, मतलब डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 150। ये 150 अंतिम प्रश्न है। कथन ए एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होता है और इसको घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। कथन बी चीनी एक सजाती मिश्रण है। ये तो जो दिया है ये तो एकदम सही है, मगर सजाती मिश्रण है ये गलत है। तो इसीलिए कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरे के पूरे आपके 91 से लेके 150 तक के विज्ञान गणित के इन प्रश्नों को देख लिया। इस तरीके से हमारा पूरा 2024 के जो प्रश्न पत्र थे, जो CGTT के प्रश्न पत्र थे 2024 के, हमने प्रथम पाली में होने वाले कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के पूरे प्रश्नों को हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं 4 भागों में। वैसे ही मिडिल स्कूल के लिए भी हमने जो द्वितीय पाली में होती कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, उनके लिए भी सारे का अलग अलग भाग में हमने बनाया है और ये आज का अंतिम भाग था। हम पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करने क्यों कर रहे हैं? करने का कारण एकमात्र यही है कि इन प्रश्नों की प्रकृति आपको समझ आए, इसको सॉल्व कैसे किया जाता पता चले, उसी से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को, इनके प्रश्नों के प्रकारों को आप अच्छे से देखिएगा, आपको समझ आएगा। ये वीडियो भले ही लंबा हो गया होगा, मगर इस वीडियो को आराम से पूरी बारीकियों से देखिएगा। और पुरानी वीडियो को भी अगर आप मिडिल का करा रहे हैं, मिडिल का दे रहे हैं तो मिडिल का भी देखिएगा, प्राइमरी का कर रहे हैं तो प्राइमरी का भी देखिएगा, और साथ में प्राइमरी वाला भी अगर मिडिल का देखें, मिडिल वाला प्राइमरी का देखें तो भी फायदा होगा, क्योंकि उन्हीं से बाकी जो प्रश्न पत्र होते हैं आपके शिक्षा शास्त्र से पेडागॉजी का जो क्वेश्चन होते हैं सारे दोनों में एक समान लगभग होते हैं। इसीलिए इनको ध्यान से अच्छे से देखेगा। आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।